प्यारे मित्रों, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आइए, हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास पढ़ रहे हैं। अभी मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी बहुत वीडियो डाला, हिंदी साहित्य का इतिहास का आप देख सकते हैं। और हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत भी मैंने वीडियो डाले हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। अब तक हम लोगों ने अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषा की विशेषताएं पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो इसकी बारी बारी से हम लोग यहाँ पर समीक्षा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, फिर लेसन से एमसीक्यूज़ भी बनाएंगे। तो आज तो केवल इस वीडियो में थ्योरी रहेगी, अगले वीडियो में आपको इसकी एमसीक्यूज़ भी दिखाई देंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सारे हमारे जो मन की उलझनें हैं उसको सुलझा देती हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज़। तो पहले बात करते हैं मध्यकाल की जो भाषा है अवधी, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो भूमिका पढ़ते हैं पहले अवधी की। तो ये जो अवधी है ये लखनऊ और फैज़ा के आसपास की जो भाषा है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। कहाँ की? लखनऊ और फैज़ाबाद, ये दोनों यूपी में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में। मुख्यतः अवधी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में बोली जाती है। अवधी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे पूर्वी, कौशली, बैसवाड़ी और भी नाम, ठीक है ना। तो अवधी को पूर्वी, कौशली, बैसवाड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। अवधी भाषा कौशली भाषा का आधुनिक रूप है। किस भाषा का? कौशली भाषा का आधुनिक रूप कौन सा है? अवधी भाषा। अवधी का भाषा के रूप में प्रथम प्रयोग किन्होंने किया? तो पहला प्रयोग किया है खालिद बारी। ये आपका रचना है किनका? खुसरो जी का, अमीर खुसरो जी का। उसके बाद हैं दूसरे रोड़ा कवि, जिनकी रचना है राउलवेल। और तीसरे हैं दामोदर पंडित, जिनकी रचना है उक्ति व्यक्ति व्याकरण। तो अवधी भाषा का अवधी भाषा के रूप में प्रथम प्रयोग, ठीक है ना। अवधी को भाषा, कविता की भाषा किन्होंने बनाई है? इन तीनों ने। पहले हैं अमीर खुसरो, उसके बाद हैं रोड़ा कवि, फिर के बाद है दामोदर पंडित। तो खुसरो कविता का नाम क्या है? खालिद बारी। और रोड़ा कवि की कविता का नाम है राउलवेल। और दामोदर पंडित कविता का नाम है उक्ति व्यक्ति व्याकरण। अवधी भाषा के रूप में 13वीं शती के अंत में स्थापित हो चुकी थी। यानी काव्य भाषा के रूप में अवधी का प्रयोग कब से होने लगा था? 13वीं शताब्दी से, 13वीं शती के अंत से होने लगा था। और ये पूरी तरह से काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। सूफी काव्य धारा में काव्य भाषा अवधी का विकास। और ये देखिए यहाँ पर सूफी काव्य धारा में काव्य भाषा अवधी का विकास। तो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। तो यहाँ है उर्वशी, पुरूरवा आख्यान, उषा अनिरुद्ध कथा, मालती माधव कथा सूफी काव्य में अवधी में लिखी गई। तो ये जो सूफी काव्य हैं ये किस भाषा में लिखी गए हैं? आपके अवधी में, ठीक है ना। जैसे कि उर्वशी जो है, उर्वशी पुरूरवा आख्यान पहला, उषा अनिरुद्ध कथा और मालती माधव कथा, ये रचनाएं हैं जो सूफी काव्य हैं, लेकिन किस भाषा में लिखी गई हैं? अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इन प्रेमाख्याने हेतु अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली रूढ़ भी हो गई। कहने का ये अर्थ है कि ये जो मैंने अपनी रचना का नाम जो पढ़ा है अभी तुरंत, ये प्रेमाख्यान है। क्या है ये? प्रेमाख्यान है। और इसमें अवधी भाषा के साथ साथ दोहा और चौपाई शैली का भी प्रयोग किया गया है। पहली रचना अवधी की जिसने अवधी को लोक भाषा के पद से उठाकर साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो वो कौन है? वो मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ठीक है ना। तो पहली ये रचना है जिसने अवधी को क्या किया? लोक भाषा से उठाकर किस भाषा में प्रतिष्ठित कर दिया? साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित कर दिया। वो है चंदायन, जो किनकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और क्वेश्चन अगर आएगा कि किस अवधि का प्रयोग किया गया, तो ठेठ अवधि का इसमें प्रयोग किया गया है। किसमें? चंदायन में। इस परंपरा की अगली रचना है कौन? कुतुबन की मृगावती। यानी चंदायन के बाद मृगावती की बारी आती है और इसके कवि कौन है? कुतुबन है। तो इन्होंने भी अवधी को जो है साहित्यिक भाषा के रूप में क्या किया? प्रतिष्ठित किया है। और उसके बाद आते हैं सबसे अधिक समृद्धि प्रदान करने वाले कवि। मतलब अवधी भाषा को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन हैं?
तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, तो पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और यहाँ देखिए लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी 14 ग्रंथ, इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 14 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है उनकी पद्मावत। तत्सम का प्रयोग नहीं के बराबर किया है इन्होंने। ठीक है ना, तत्सम मतलब कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द जो संस्कृत से हुबहू लिए गए हों उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हीं संस्कृत शब्दों को ही हम लोग तत्सम कहते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठेठ अवधि के बीच बीच में कहीं कहीं उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का प्रयोग किया है। ठीक है ना, पद्मावत में चाहे 14 ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए हैं, वहाँ उन्होंने ठेठ अवधि के बीच बीच में किनका प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का और अपभ्रंश भाषा का। तद्भव शब्दों का व्यापक प्रयोग किन्होंने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में या पद्मावत में तद्भव शब्दों का, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत से निकलकर तत्सम शब्द के साधारण रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि आम्र का क्या हो जाता है? आम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आम्र क्या हो गया? तत्सम हो गया, और उसका तद्भव क्या हो गया? आम हो गया। ठीक है, तो तद्भव शब्दों का व्यापक प्रयोग कहाँ मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में। क्यों ऐसा क्यों किया गया प्रयोग बताइए? ताकि जनता ग्रहण कर सके, क्योंकि जनता को तो साधारण भाषा समझ में आती है ना। अगर हम लोग कहें आम्र, तो आम्र सबको समझ में नहीं आएगा, आम सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, दुग्ध कहें, दुग्ध मतलब दूध होता है, मिल्क, तो अगर दुग्ध कहेंगे तो समझ में सबको नहीं आएगा। तो ये साधारण भाषा क्यों प्रयोग की जाती है? ताकि जनता उसको ग्रहण कर सके, अपना सके, समझ सके। ऊ ध्वनि को शब्दों के साथ अंत में जोड़कर उन्हें अवधि बना लिया गया। ठीक है ना, ऊ ध्वनि को शब्दों के साथ अंत में जोड़ा गया, और मीठा से बन गया मिठासु, मिठास से बन गया मिठासु, जोग से बन गया जोगू। अवधि में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो ऊ ध्वनि को शब्दों के अंत में जोड़ा गया और मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया अवधि भाषा में। किनके द्वारा है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रही है, और अन्य कवियों ने भी ऐसा ही किया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास। तो अवधि का विकास राम भक्ति काव्य धारा में कैसे हुआ? 15वीं शताब्दी में रामानंद द्वारा रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। तो ये थोड़ा अलग एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपका। ठीक है ना, तो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने किया। कब किया? 15वीं शताब्दी में। तुलसीदास ने संस्कृत निष्ठ भाषा तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग अवधि में किया। ध्यान देंगे आप, उन्होंने अवधि भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया है? संस्कृत निष्ठ भाषा और तत्सम शब्दों का। वहीं हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पर जो सूफी काव्य जो लिखे गए हैं उसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया। ठीक है ना, और वहाँ पर जो है ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। वहीं पर राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास ने संस्कृत निष्ठ भाषा का और तत्सम शब्दों का प्रयोग अवधि भाषा में किया। तुलसी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कर उसका अवधिकरण कर दिया, यानी तत्सम शब्दों को कहाँ मिला दिया? अवधि भाषा मिलाकर तत्सम शब्दों का क्या कर दिया? अवधिकरण कर दिया। किन्होंने? तुलसीदास ने। देखिए, जैसे हंसगामिनी का क्या होता है? हंसगवनी कर दिया उन्होंने, अमृत का अमीय कर दिया, करुणा का करुणा कर दिया, और वन का बन कर दिया। ठीक है ना, यह करुणा लिखा हुआ है ट वर्गीय ण है, और ये करुणा जो है त वर्गीय न से बनी हुई है। तुलसी ने अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा मानी गई है और तत्सम शब्दावली मानी गई है। लेकिन बीच बीच में उन्होंने अरबी फारसी का भी और तत्सम और तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। जैसे राम हेतु उन्होंने फारसी शब्द गरीबनेवाज का भी प्रयोग किया। ठीक है, राम भगवान के लिए उन्होंने फारसी शब्द का प्रयोग किया। क्या नाम रखा राम भगवान का? गरीबनेवाज। आप अगर पढ़ेंगे उनकी रचना तो जानेंगे। तुलसी ने भोजपुरी, राजस्थानी, खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया। देख लीजिए, भोजपुरी का भी और राजस्थानी का भी और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया तुलसी ने।
तुलसी की अन्य विशेषताएं क्या हैं? ध्वनि मैत्री हैं, अलंकार प्रयोग की निपुणता है, अनुप्रास का बादशाह भी कहा गया। किनको? तुलसी को, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और ये किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किनके बारे में? तुलसीदास के बारे में, कि वो किनके बादशाह हैं बताइए? अनुप्रास के बादशाह हैं, ठीक है ना। भक्ति काल में ही उपमानों की नवीनता की मांग की। किन्होंने? तुलसीदास ने भक्ति काल में ही उपमानों की नवीनता की मांग की। जो उपमान का प्रयोग कहाँ था होता था? आपका रीति काल में होता था। उन उपमानों का उन्होंने कब मांग कर दिया? कहाँ कब किया? भक्ति काल में ही कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग ब्रज भाषा की। अब तो हम लोगों ने अवधी भाषा की बात की, ठीक है। अब ब्रज भाषा की बात करेंगे। तो ब्रज भाषा कहाँ कौन अपभ्रंश से निकल कर आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है ना। आपको कमेंट में बताना है कि अवधी भाषा किस अपभ्रंश की भाषा मानी गई है, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई। 13वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक मुख्य साहित्यिक भाषा रही। कौन? बताइए। ब्रज भाषा 13वीं शताब्दी से लेकर आपकी 20वीं शताब्दी तक आपकी ब्रज भाषा मुख्य साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। इसका संबंध ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश से है। इस भाषा का जो संबंध है वो ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश से है, क्योंकि इन प्रदेशों में ये ब्रज भाषा अधिक बोली जाती है। कौन कौन से प्रदेश हैं? देखिए, पहला है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं जिला, ठीक है। ये सारे कहाँ हैं? यूपी में है, ठीक है ना। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं जिला। इसका विकास काव्य भाषा के रूप में भक्ति काल के उत्तरार्ध में हुआ। यानी भक्ति काल के पूर्वार्ध में, भक्ति काल के पहले नहीं, भक्ति काल के मतलब भक्ति काल में हुआ, ठीक है ना। भक्ति काल में ही इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। किसका? काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा के विकास को 4 चरणों में देखा जा सकता है कि किस तरह से ब्रज भाषा क्या हुई है? विकसित हुई है। देखिए, हम लोग देखते हैं। पहला आपका चरण है सूर पूर्व युग की भाषा। यानी सूर मतलब कौन? सूरदास। तो सूरदास के पूर्व के युग की भाषा की बात करेंगे हम लोग ब्रज भाषा के बारे में। पहला चरण। ब्रज भाषा का शब्द का पहला प्रयोग, पहला सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? 16वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। ब्रज भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ। सूर पूर्व युग की बात कर रहे हैं हम लोग। यह पुरानी हिंदी में विकसित हुई भाषा है। आरंभिक संकेत प्राकृत पैंगलम उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मतलब आरंभिक संकेत का मतलब ये हुआ कि जब ब्रज भाषा आने वाली थी तो आरंभिक संकेत किन रचनाओं से मिला? प्राकृत पैंगलम से और उक्ति व्यक्ति प्रकरण से मिला हम लोग को। अमीर खुसरो को पहला यानी प्रथम ब्रज भाषा स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय जाता है। तो अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम क्या किया था? ब्रज भाषा का क्या किया था? प्रयोग किया था। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। सूरदास के पूर्व ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले कवि कौन कौन हैं? तो वो है संत नामदेव, विष्णुदास, नानक देव और अर्जुन देव, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सूरदास के पहले ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। कौन कौन? संत नामदेव, विष्णुदास, नानक देव और अर्जुन देव। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की, जो मतलब ब्रज भाषा के 4 चरण हैं ना, मैंने बताया आपको। तो पहला चरण सूर पूर्व युग की भाषा थी। अब सूरदास युग की भाषा की बात करेंगे। तो ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय सूरदास को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार को पूछा गया है कि ब्रज भाषा को चरम सीमा तक पहुंचाने वाले, मतलब श्रेष्ठ स्थान दिलाने वाले कौन हैं? तो वो हैं सूरदास। जहां अवधी भाषा को किन्होंने स्थान दिलाया है? बताइए। जहां पर अवधी भाषा को तुलसीदास ने और आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा को श्रेष्ठता प्रदान की, वहीं पर यहाँ सूरदास जी ने ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष प्रदान किया। विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। ये थोड़ा बीच में डाल दिया मैंने, ताकि क्योंकि सूरदास की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सूरदास जो है वो विठल नाथ के जो हैं आपके शिष्य हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पढ़ाया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, अलग से वीडियो मैंने बनाई है कि भक्ति काल में जो है ये विठल नाथ का नाम आता है। इनके 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे।
तो विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास के जो कवि गुरु थे ना, वो विट्ठल नाथ नहीं थे, वल्लभाचार्य थे। ठीक है। सारा कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया। मतलब कृष्ण संबंधित जो कविताएं लिखी गई हैं ना, वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और सूरदास तो भाई कृष्ण भक्त कवि हैं ही, यह तो पता है। ये बताने की चीज़ें अब नहीं रही, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब ये सब नॉर्मल चीज़ आपको बताई जाएंगी तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। सूर ने यानी सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना ब्रज भाषा में की। देख लीजिए कितनी बल्कि 1.25 लाख पदों की रचना की ब्रज भाषा में। सूरदास ने भाषा को केवल सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग ना करके अवधी, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के कई शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है ना, कि सूरदास ने केवल सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस भाषा में अवधी को मिक्स किया, पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी हिंदी मतलब कौन पूर्वी हिंदी आपकी आ गई, बघेली आ गई, अवधी भी आ गई और छत्तीसगढ़ी भी आ गई, ये सब पूर्वी हिंदी में आता है। ठीक है ना, तथा पंजाबी के कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। चित्र निर्माण, लय, ताल, तुक, वाग विविधता, गेयता, सूर की कविता की क्या रही विशेषता रही? क्या क्या विशेषता है? चित्र निर्माण, लय, ताल, तुक, वाग विविधता, गेयता, ये किनकी विशेषताएं हैं? सूरदासी कविताओं की। सूरदास ने सीमित विषयों पर नए नए तरीकों से कविताएं लिखी। यानी विषय क्या रहे? बहुत सीमित रहे, लेकिन उन्हीं सीमित विषयों से, एक एक विषयों से इन्होंने अनेकों प्रकार की, अनेकों तरीकों की कविताएं लिखी हैं। किन्होंने? सूरदास ने। उपमा तथा उत्प्रेक्षा सूरदास के प्रिय अलंकार हैं। जैसे हमारे तुलसीदास का प्रिय अलंकार क्या है? अनुप्रास, क्योंकि उनको अनुप्रासों का बादशाह किन्होंने कहा बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को। वैसे ही सूरदास उपमा और उत्प्रेक्षा के मतलब समझिए तो प्रशंसक हैं, क्योंकि उन्होंने उपमा और उत्प्रेक्षा का ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। अन्य कवि जो ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे, है ना, जो सूर युग में, सूरदास के युग में जो ब्रज भाषा में कविता रचना कर रहे थे, वो कौन कौन थे? परमानंद, कुंभनदास और नंददास। ये अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है ना, ये तीनों परमानंद, कुंभनदास और नंददास। और आगे भी हैं जो रचनाएं करते ब्रज भाषा में, वो हैं मीरा जी और रहीम और रसखान। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं, ये भी जो है आपके ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे। वही मीराबाई राजस्थानी और ब्रज भाषा में रचनाएं कर रही थी। रीतिकाल काव्य धारा में ब्रज भाषा का विकास। तो रीतिकालीन काव्य में ब्रज भाषा का विकास पढ़ेंगे हम लोग। तो रीतिकाल में ब्रज भाषा एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हुई। ठीक है ना, तो एक ऐसी भाषा जो केवल एक ही थी, मैदान में कोई भाषा नहीं थी। किस काल में? रीतिकाल में। ठीक है। भक्ति काल में भक्ति प्रधान थी और कविता गौण, जबकि रीतिकाल में कवियों ने अत्यंत कलात्मकता के साथ काव्य सृजन किया। जैसे भक्ति काल के बाद रीतिकाल आई ना, ठीक है, पहले आदि काल आया, फिर भक्ति काल आया साहित्य में, फिर रीतिकाल आया। तो भक्ति काल में केवल क्या प्रधान था? भक्ति प्रधान थी, है ना। वहाँ पर मतलब कविताओं की कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, कविता गौण थी, केवल भक्ति प्रधान थी। किस काल में? भक्ति काल में। लेकिन जैसे रीतिकाल जैसे ही आया, वैसे ही कवियों ने अपनी कलात्मकता का प्रयोग करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। किस काल में? रीतिकाल में। तो रीतिकाल में कवियों ने अत्यंत कलात्मकता के साथ काव्य सृजन किया। रीतिकाल में आरंभ से अंत तक श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीतिकाल में किस रस की? श्रृंगार रस की। वहीं भक्ति काल में आपकी रही आपकी भक्ति रस की, है ना, जहाँ पर आपको अनेक जो कवि थे, किसी ने राम को अपना मन बना लिया, भगवान बना लिया, उनसे संबंधित कविता, ऐसे आपके तुलसीदास जी जो हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है भक्ति रस का प्रयोग किया, आपका शांत रस का प्रयोग किया। वहीं रीतिकाल में आपका श्रृंगार रस का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा 2 रूपों में दिखाई देती है। ठीक है ना, 2 रूपों में। किस रूप में? 2 रूपों में ब्रज भाषा दिखाई देती है। पहली है आपकी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये 3 रीतिकाल के 3 आपके समझिए तो प्रकार हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है ना। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके प्रयोक्ता बिहारी लाल हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में, इन दोनों में बिहारी लाल किनके कवि माने जाते हैं। ठीक है ना, ये बताना है आपको।
रीति मुक्त के जो कविता के जो मुख्य कवि हैं वो हैं घनानंद, जो प्रेम और संवेदना के कवि माने जाते हैं, घनानंद, ठीक है ना। और बिहारी लाल आपके रीतिबद्ध के हैं या रीति सिद्ध के हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना, रीति सिद्ध हैं या रीतिबद्ध हैं। रीति काल के पश्चात ब्रजभाषा का विकास। अब आप पता चलेगा आपको कि रीति काल के बाद ब्रजभाषा का विकास कैसे हुआ। आधुनिक काल की बात हम लोग, है ना, रीति काल के पश्चात आधुनिक काल में, क्योंकि रीति काल के बाद आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में क्या ब्रजभाषा चली और चलित कितनी चली, कौन कौन कवि हुए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक काल में ब्रजभाषा को पीछे कर खड़ी बोली आगे निकलने लगी। अब भाई हमेशा तो एक ही का समय नहीं रहेगा ना, जैसे भक्ति काल में अवधि थी, ठीक है, और उसके बाद आपकी आदि काल में आपकी जो अलग भाषा थी, संस्कृत थी, आपकी प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, उसके बाद आपकी आई भक्ति काल में अवधि भाषा का वर्चस्व था, फिर रीति काल में आपका ब्रजभाषा का वर्चस्व था। तो उसके बाद जब आया आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा का क्या मतलब क्या दशा हुई ये बताया गया है। तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा को पीछे कर खड़ी बोली आगे निकलने लगी। किस काल में? आधुनिक काल में। तब भी कुछ रचनाकार थे जो काव्य रचनाएं किस भाषा में कर रहे थे? ब्रजभाषा में ही करते थे। मतलब जहाँ धीरे धीरे खड़ी बोली अपना वर्चस्व फैला रही थी, अपना पैर जमा रही थी, अपने पैर जमा रही थी, वहीं पर कुछ ऐसे भी कवि थे, रचनाकार थे जो आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे। कौन कौन है देख लीजिए। तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। कौन कौन है? पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध और श्रीधर पाठक। तो ये वो कवि हैं जो आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन इन्होंने ब्रजभाषा में भी रचनाएं की हैं, और ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध और श्रीधर पाठक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के आरंभ के साथ ही खड़ी बोली ने काव्य भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया। यानी जिसमें 20वीं शताब्दी, ऐसे तो खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में ही आ गई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से छा गई आधुनिक काल में कौन सी भाषा? खड़ी बोली। ठीक है ना। तो खड़ी बोली ने अपने पूरे पैर पसार लिए और कौन भाषा गायब हो गई? आपकी ब्रजभाषा। ठीक है ना। तो ग्रहण कर लिया। फिर भी अनेक कवि इसके 2 दशकों तक, यानी 2 दशक मतलब 10 यानी 20 सालों तक, ठीक है ना, खड़ी बोली के पांव पसारने के बाद भी 20 सालों तक ब्रजभाषा में अनेकों कवि क्या करते रहे? रचनाएं करते रह गए। उनमें कौन कौन है देख लीजिए। पहले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरे हैं पंडित सत्यनारायण कविरत्न। ये 2 कवि जो थे वो ब्रजभाषा में आधुनिक काल में भी कविताएं लिख रहे थे। 1918 में छायावाद के आगमन के साथ काव्य भाषा से ब्रजभाषा का पतन हो गया। ठीक है ना। 1918 में कब आई? कौन आई? छायावाद आया। छायावाद के कवि है ना आपके प्रसाद, पंत निराला, महादेव वर्मा। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे आगे जाकर। अब मैंने वीडियो डाल रखा है हिंदी साहित्य में, आप वहाँ पढ़िए जाकर। ठीक है। तो 1918 में जैसे छायावाद आया, उसका आगमन से ही काव्य भाषा से ब्रजभाषा क्या हो गई? पूरी तरह से खत्म हो गई, पतन हो गया। आप लोग जानेंगे मध्यकालीन हिंदी में ब्रजभाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है। मध्यकालीन हिंदी भाषा के में ब्रजभाषा के रचनाकार सूरदास। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए आप। तो मध्यकालीन हिंदी में ब्रजभाषा के प्रमुख रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, मतीराम, रसखान, घनानंद, देव, मीराबाई, भूषण, पद्माकर, नंददास, केशवदास, भिखारीदास, सेनापति, श्रीभट्ट, गदाधर। ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे कवि हैं जो ब्रजभाषा के प्रमुख रचनाकार हैं मध्यकालीन हिंदी में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे और पढ़ेंगे।